बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो गाइस, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, जिसको हम कहते हैं सनती इनकलाब, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है इंग्लैंड से, मतलब यूरोप से स्टार्ट होती है। और इसका जो इम्पेक्ट है वो पूरे दुनिया पर वो पड़ता है। अब हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1750 से 1850 तक। अब ये जो रिवॉल्यूशन है वो क्यों आया? ये जो रिवॉल्यूशन था वो था was the transition to new manufacturing process in Europe। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? ये ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मुंतकिली। ये ट्रांजिशन था टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन यूरोप। और बाद में ये अमेरिका में भी वो फिर ये स्प्रेड हुआ, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर वहाँ से होते हुए पूरी दुनिया में ये फिर फैल गया। तो ये कौन सी ट्रांजिशन थी? ये थी कि फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन। ये कौन सी ट्रांजिशन थी? क्योंकि जो 1750 से पहले जो भी मतलब प्रोडक्शन होती थी, जो भी चीज़ें वो तैयार होती थी, वो हाथों से होती थी, वो हैंड मेकिंग थी। तो वो हैंड प्रोडक्शन प्रोसेस से जो ट्रांजिशन हुई, किस चीज़ में हुई? मशीन में। मतलब वो जो चीज़ें जो हाथों से वो लोग बनाते थे, वो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वो लोग मशीनों से वो बनाते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, क्योंकि इसने दुनिया की इकोनॉमी थी ना, उसको, उसकी जो काई थी उसको पलट दी बिल्कुल। क्योंकि पहले जो लोग सामान वगैरह तैयार करते थे वो हाथों से तैयार करते थे। उस पर मतलब एक तो ये था कि खर्चा भी ज़्यादा आता था, इसके अलावा टाइम भी वो वेस्टेज था। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इकोनॉमिक में इसका काफ़ी मतलब बिग रोल है इसको बढ़ाने में। तो अब ये हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके पीछे कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मारज़ वजूद में आता है। तो ये हुआ कि अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होती है इंग्लैंड से। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इंग्लैंड से। अब हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है यूरोपियन के बाकी ममालिक से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, वो इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट हुआ। अब हम कुछ रीज़न देखते हैं जिसके बिना पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंग्लैंड से ही स्टार्ट होती है। नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कुछ हद तक वो आया था। वो किस तरह आया था? वो इस तरह आया था कि जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो लोग थे, मतलब जो यूरोप में जो लोग थे, वो क्या करते थे? जो मतलब वो खेतीबाड़ी वगैरह करते थे। तो पहले तो मतलब वो कि ये था कि पहले मतलब वो हाथों वगैरह से काम वगैरह करना, इस तरह कटाई वगैरह सब कुछ। अब उन लोगों ने कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मतलब तैयार किए कि जिसकी वजह से जो क्या था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थी वो पहले बनिस्बत अब ज़्यादा होने लगी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ हद तक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया। इसके बाद जो इंग्लैंड का अगर हम जो ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर हम देखें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड एक आइलैंड है जो कि चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। अब ये है कि ये भी एक इंग्लैंड के लिए एक फेवरेबल कंडीशन थी फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि सपोज़ अगर इंग्लैंड, वहाँ पे इंग्लैंड में उनको फैक्ट्रीज़ के लिए
कोई भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत वो होती थी तो वो किसी मुल्क में जाके या किसी मुल्क से गुज़रते हुए उनको नहीं मतलब जाना पड़ता था, उनको समंदर से जाके वो कहीं से भी वो चीज़ आसानी से ला सकते थे। उसके बाद जो आता है वो था कॉलोनियल पोजीशन। अब कॉलोनियल पोजीशन का मतलब ये है क्योंकि उस दौरान उस वक्त वो ब्रिटिश की मतलब कॉलोनाइजेशन थी, जिस तरह लाइक इंडिया में जो अब पाकिस्तान और इंडिया है यहाँ पे भी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उसके अलावा अमेरिकन में वो 13 कॉलोनीज़ थी। तो जो मतलब यूरोप वगैरह में तो वो जो कॉलोनीज़ थी वहाँ से वो क्या करते थे, जो इंग्लैंड वाले जो मतलब यूरोप के लोग थे वो वहाँ कॉलोनी से रॉ मटेरियल को सस्ते दामों में वो खरीदते थे, उनको ले जाके वहाँ पे फैक्ट्री में उनसे जो वो प्रोडक्ट बनाते थे उसको फिर उसी कॉलोनी में वो फिर महंगे दामों में वो बेचते थे। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेस है लाइक कोल वगैरह, आयरन वगैरह, ये जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड उसमें वाफिर मिकदार में ये पाए जाते थे जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, तो ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा एंटरप्राइज स्पिरिट का मतलब ये है कि वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर थे, मतलब ऐसे लोग के उन्होंने मतलब ये सोचना शुरू किया कि हम किस तरह पैसे कमाएं, हमें किस तरह प्रॉफिट हो। तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि सपोज़ अगर एक काम है उसके लिए हमें 10 बंदे चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि ये था कि उस वक्त जो लेबर वगैरह थे, जो मज़दूर वगैरह थे वो बहुत कम थे। तो सपोज़ उनके लिए ज़्यादा काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मज़दूर वो अरेंज करने पड़ते थे। तो जब वो उनको मतलब इस तरह जो मज़दूर अरेंज करना पड़ते थे तो उसके लिए उनको वो मुआवजा भी ज़्यादा देना वो पड़ता था। तो इस वजह से उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर थे, जो लोग थे, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हमें कुछ ऐसे मशीन्स ईजाद करनी चाहिए कि जिसकी वजह से अगर सपोज़ हमें एक काम करने के लिए 10 बंदे चाहिए तो वहाँ पे एक ही मशीन वो काम सर अंजाम दे। तो ये भी एक रीज़न था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब जब इस तरह हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेंशंस होते हैं, जो ऐसे इजादात होते हैं कि जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो वजूद में आती है। अब हम देखते हैं कुछ इन्वेंशंस कि कौन कौन से ऐसे इन्वेंशंस हुए कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आती है। अब फर्स्ट पे जब हम देखते हैं तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है। नंबर 1 पे क्योंकि पहले जो अगर हम देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि वो कैसे काम करती है, वो कपड़ा कैसे तैयार करती है, तो वो कपड़ा तैयार करती है कॉटन से। वो कपड़ा किस तरह तैयार करती है? कॉटन से। आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट सा वो बनाया है। कॉटन को क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि कॉटन में सीड्स वगैरह होते हैं ना, जो कपास वगैरह होता है, ये कॉटन जो है इसको पहले मतलब ये कि जब वो कॉटन लेके आते हैं तो उससे पहले वो सीड्स निकालते हैं। जब वो कॉटन से सीड्स निकालते हैं तो उस फॉर्म को हम कहते हैं कॉटन फाइबर। मतलब अब जो कॉटन फाइबर होते हैं उसको फिर वो यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न जो जिसको हम वो धागा वगैरह कहते हैं, बड़ा सा वो उसको मतलब जिसमें वो ज़्यादा धागे वो वगैरह होते हैं, उस यार्न को फिर वो कन्वर्ट करते हैं फाइनली फैब्रिक्स में, जिसको हम वो मतलब ये कपड़ा वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। अब क्या होता था कि पहले जो था वो ये हाथों से होता था, तो इस पे जाहिर सी बात है वो काफ़ी टाइम लगता था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उन लोगों ने जो फर्स्ट इन्वेंशन की वो थी फ्लाइंग शटल, जो कि 1733 में हुई। तो जब वो लोग मतलब अगर हाथों से वो काम करते थे तो ऐसे थोड़ा वो टाइम भी बचता था और काम भी ज़्यादा होता था। इसके अलावा जो दूसरा था वो इस पे हम बाद में आते हैं, जो
कॉटन जिन है इस पे बाद में, क्योंकि ये इसकी वो इन्वेंशन कब हुई 1798 में। अब इसके बाद आता है स्पिनिंग जीनी। जो स्पिनिंग जीनी थी वो 1764 में ईजाद हुई। उसके बाद पावर लूम, जो पावर लूम था वो 1786 में इन्वेंट हुआ। अब हम आते हैं कि जो कॉटन जिन है इसका वो पर्पस क्या था, स्पिनिंग जिन का, स्पिनिंग जीनी जो है इसका पर्पस क्या था, पावर लूम का पर्पस क्या था। अब जो कॉटन जिन था उसका मकसद ये था कि कॉटन को कॉटन फाइबर में कन्वर्ट करना। इसके अलावा जो स्पिनिंग जीनी है इसका पर्पस ये था कि कॉटन फाइबर को यॉन में कन्वर्ट करना। जो फाइनली आता है पावर लूम, ये पावर लूम भी एक बड़ी सी वो मशीन थी जो कि यॉन को फाइनली कन्वर्ट करता था फैब्रिक्स में। अब आप ये सोचिए कि जो मतलब ये आदमी वगैरह ये काम कर रहे थे, अब मशीन जो है वो मतलब एक तो ये था कि टाइम जो मतलब आदमी वगैरह वो लगाते थे, ये इससे टाइम भी कम लगाते थे और इसके अलावा काम भी बहुत जल्दी होती थी, जिसकी वजह से जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट वो होने लगी। इसके अलावा हमें मतलब उस वक्त ये भी उनको चाहिए, मतलब ये भी था कि उन लोगों ने ये सोचा कि हमें इन जो मशीन्स हैं इनको चलाने के लिए हमें कोई इंजन वगैरह की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए क्या हुआ, 1786 में एक इंजन इजाद हुआ जिसका नाम था स्टीम इंजन। उसका नाम क्या था, स्टीम इंजन, जो कि बाप वगैरह की मदद से वो चलाते थे, लाइक कोयला वगैरह। तो अब इसके बाद फिर इंडस्ट्री में आपस वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की भी वो ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, टेलीग्राफ ईजाद की। क्योंकि पहले ज़माने में यह होता था कि जो कम्युनिकेशन था, कबूतर वगैरह होते थे, उसको वो एज अ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ कि जो टेलीग्राफ था वो इनसे भी ज़्यादा मतलब बहुत कम वक्त में काम करने लगा। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट थी। अब ये हुआ कि कुछ इस तरह था कि जो आयरन था, जो लोहा था, वो पहले जो मशीन थे वो लकड़ी से बने होते थे। अब ये हुआ कि जो इंग्लैंड था उसमें कोयला भी ज़्यादा था, आयरन भी ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो लकड़ियों की जो मशीन थी उन्होंने वो कन्वर्ट करना शुरू किया आयरन में, लाइक जिस तरह ट्रेन वगैरह है। तो इस वजह से जो आयरन है उसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी मदद मिली उनको। तो ये चंद मतलब कुछ एस्पेक्ट थे, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है। तो होपफुली आपको ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझ आई होगी। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और रिवॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।